कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हादसे की, रेल हादसे की, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं। वैसे तो हमने वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं था, इसके बावजूद कुछ लोगों को अभी भी डाउट्स हैं। तो बहरहाल डाउट्स क्या है क्या नहीं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लें क्या क्या हुआ है ना। धन्यवाद धीरज जी। तो जरा देखें क्या क्या हुआ अब तक। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पांसिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स है टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका ओएचसी का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे स्लीपर्स पीछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी उनको जितना तो कुल मिलाकर अपने आप एक ऐतिहासिक काम हमने देखा इस जगह पर, और यह था कि रेल मंत्री खुद खड़े होकर काम करा रहे थे। नतीजा ये हुआ जिस काम को 1 हफ्ता लगना चाहिए था, कायदे से 1 हफ्ता लगता है, पिछले कोई भी एक्सीडेंट उठाकर देख लीजिए, लगभग 1 हफ्ता लगता है। जिस काम को 1 हफ्ता लगना था वो काम 51 घंटे में पूरा हो गया, 51 आवर्स एक्सीडेंट के समय से। जबकि एक्चुअली कैलकुलेट तब किया जाना चाहिए जब तक वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। इसके बाद जब आपने डब्बे वगैरह हटा दिए, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ से लेकर मिलकर रेलवे खुद करता है, ये डिपार्टमेंट एक अलग है, इसका रिस्टोरेशन से कोई मतलब नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं कि जब आपने वहाँ से डेब्रीज को हटाना है, ये डिपार्टमेंट ही अलग है, इसका भी रेस्टोरेशन से कोई मतलब नहीं है। अभी तो आप एक्सीडेंट के डब्बे जो पड़े हैं उनको हटा रहे हो, जो पटरियाँ टूट गई, स्लीपर टूट गए, उनको हटा रहे हो। जब आप पूरा क्लियर कर देते हो, यहाँ से रेस्टोरेशन शुरू होता है। आप समझिएगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो जो गिट्टियाँ विट्टी जो लगी होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है, बिखर जाती है। गिट्टियाँ कोई ऐसे फिक्स होती है, और कितनी ऊँची होती है गिट्टी? 2-2 फीट ऊँची है ना, इतनी ऊँची होती है गिट्टी। तो गिट्टी का जो कारपेट होता है, पूरा कारपेट खत्म हो चुका था। पहली बात गिट्टी लाना एकदम से कैसे लाओगे, उस जगह कैसे लाओगे? चैलेंजेस समझिए बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने कर दिया, या अगल बगल फैल गई गिट्टी उसी को उठा दिया, नहीं उठा सकते उसको आप। वो तो गई मिट्टी में घुस गई इधर उधर, उतनी कम पड़नी है। कोशिश की जाती है जितनी उसमें से हो सकता है, उतने प्रयास भी किया जाता है। उसको छान छून के दोबारा भी लगाया जाता है। मशीन है सर, वैसा वाला हाथ नहीं है ना। ट्रैक मशीन्स बोलते हैं इनको, अलग अलग तमाम तरह की ट्रैक मशीन्स होती हैं। तो उसको एक लेइंग करती है, एक ने गिट्टी बिछानी है, दूसरी इसके ऊपर स्लीपर बिछाती है बिल्कुल प्रॉपर जगह पर, तीसरी जो है इसके ऊपर रेल लगाती है, और चौथी रेल लगने के बाद टैंपिंग करती है ना। टैंपिंग मशीन बोलते हैं। टैंपिंग ऐसा पंजे होते हैं लोहे के, ऐसे दबाते हैं गिट्टी को अंदर अंदर बोले तो स्लीपर के नीचे दबाते हैं। स्लीपर के नीचे प्रॉपर्ली पहुंचेंगे नहीं, कुशनिंग प्रॉपर है नहीं। कुशनिंग नहीं होगी फिर दूसरी गाड़ी आएगी पलट जाएगा। रेल कभी सीधी नहीं चलती, रेल ऐसे चलती है ऊपर नीचे लहर की तरह से। अगर सीधी चलेगी तो गिर जाएगी, है ना। इसके लिए कुशनिंग की बहुत जरूरत होती है। तो ये कुशन होता है बेसिकली जो आप गिट्टियाँ देखते हैं। तो गिट्टी कम, गिट्टी लानी है। रेल टूट गई, रेल लानी है। स्लीपर सारे टूट गए, स्लीपर लानी, क्योंकि लोहे का पहिया जब स्लीपर चलेगा तो स्लीपर टूट ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि बचेगा। तो स्लीपर भी टूट गए, ठीक है। तमाम सारे उसके रेल और स्लीपर के बीच में पैकिंग लगती है, पैडिंग लगती है, वो सारा लाना है। और क्लिप होती है ना, वो क्लिप भी लानी है। उस क्लिप को अक्सर लोग खोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर, है ना। तो वो तमाम सारी चीज़ें लाना, उसको सबसे पहले लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, समझिएगा। अब आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ। क्लिप का जो सप्लायर है वो बैठा मुंबई में, आपका एक्सीडेंट हुआ बालासोर में। अब मुंबई से बालासोर आपको लेकर आना है, और वो भी कैसे लाना है? जिसका जो सप्लायर है वो बोलेगा भैया मुझे परचेज ऑर्डर चाहिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, आपको टेंडर भी करना है। इसी बीच में सारी प्रक्रिया होनी है। देखिए ऐसा नहीं है कि बाजार गए खरीद लाए, टेंडर होना है, प्रोसेस तो पूरा होगा ना फॉलो, नहीं तो लंका लग जाएगी। अगर प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं हुआ तो ये समझ लेना नौकरी 2-4 की चली जाएगी। क्यों? खरीद कौन करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। उसे आपके एक्सीडेंट से कोई मतलब नहीं है। एक्सीडेंट हुआ है उसमें कौन देखेगा? कंट्रोलर, वो अलग डिपार्टमेंट है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। स्टोर वाला अपनी जगह बैठा होगा, ऐसी की तैसी मुझे रिक्वेजिशन दो। पहले रिक्वेजिशन कौन देगा? कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस वाला, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को सबसे पहले क्या चाहिए? कंट्रोलर से ये चाहिए कि भाई मेरे यहाँ टूट गया, पहले उसको सारी कागजी कार्रवाई पूरी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है काम जितना आप सोच रहे हो। तो कंट्रोलर पहले लिखेगा साहब मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया। सेफ्टी वाला आएगा, देखेगा एक्सीडेंट हो गया, वो कहेगा हाँ एक्सीडेंट हो गया साहब, इतनी चीज़ें टूट गई, अभी नई नई चीज़ हमको चाहिए। तो वो कौन देखेगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा कि तुम्हारा ये भैया ट्रैक तोड़ गया पूरा, चारों पटरियां गोल, अब बताओ क्या करना। अब वो मेंटेनेंस वाला देखेगा, बोले अरे यार ये तो ज़्यादा काम है, मेंटेनेंस नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन को बुलाना पड़ेगा। 2 डिपार्टमेंट होते हैं ना, एक मेंटेनेंस एक कंस्ट्रक्शन। नया काम कंस्ट्रक्शन करता है, कई बार दोनों मिलकर करते हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाले को भी बुलाएंगे, इसको भी बुलाएंगे, आधा काम तू कर दे आधा मैं कर दूँ। अब कंस्ट्रक्शन वाला उसके पास एक अपनी अलग पावर होती है खरीद की, मेंटेनेंस वाले की खरीद की पावर होती है, लेकिन वो थ्रू परचेज डिपार्टमेंट जाता है, यानी जिसे मटेरियल मैनेजर बोलते हैं। तमाम सारी और डिपार्टमेंट जो है इनका मटेरियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। पहले इसको COS बोलते थे, कंट्रोल ऑफ स्टोर्स। बाद में उसको अच्छा नाम दे दिया गया आज के ज़माने के हिसाब से, है ना, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजर। तो है, तो ये सारी रिक्वेशन जाएगी मटेरियल मैनेजर के पास में। फाइनली वो माल खरीदेगा, परचेज ऑर्डर बनाएगा, लेकिन उससे पहले उसको टेंडर करना है, पहले इंक्वायरी निकालनी है, फिर टेंडर करेगा। अब क्योंकि इमरजेंसी परचेज है तो इसकी पावर कहाँ से आएगी? मटेरियल मैनेजर हाथ नहीं डालेगा, उसको पावर नहीं है। वो कहेगा GM से लिख कर दो। GM की पावर से भी बाहर का हो गया केस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, हर एक की एक लिमिटेड पावर है। अब वो मैटर कहाँ गया? वो मैटर गया चेयरमैन रेलवे बोर्ड पे। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड वहाँ से लिखेगा हाँ इसको तुरंत खरीदा जाए, और तुरंत खरीद के आ जाए। स्टॉक तो होता ही सर, स्टोर्स के पास हमेशा स्टॉक होता है,
ऐसा नहीं स्टॉक नहीं होता, स्टॉक तो हमेशा होता है, लेकिन मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। इनमें से कुछ आइटम ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टॉक में ना हो, जो इमरजेंसी स्टॉक है वो भी खत्म हो गया हो, तो दूसरे स्टोर से भी मंगवाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोलकाता के स्टोर से इन्होंने मंगवाया, कोलकाता में उतना माल था जितना आ सकता है, एक पटरी तो हो गई, अभी बाकी है, तो क्या करें, दिल्ली के स्टोर में पड़ा माल, वहाँ से मंगवाओ, तो रिक्वेशन वहाँ डाली जाएगी। अब इंटर रेलवे हो गया सर स्टोर, समझ रहा, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड से आएगी कहानी, फिर वही प्रोसेस लगभग सेम। तो ये स्टोर भी तो खत्म होगा, इसके लिए भी तो परचेज करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जब पूरा सामान आएगा दुनिया जहां से, इधर से रेल उधर से रेल, और ये सारा लगाया जाएगा, इसमें समय बहुत लगता है, लेकिन ये सारा समय सिर्फ और सिर्फ 51 घंटे में कर लेना बहुत कमेंडेबल जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इसको समझिए कि शायद जिन लोगों को नहीं मालूम हो उनको बता दूं कि ये बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि एक एक रेलवे एम्प्लॉय हजारों और लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाला होता है, और ऐसे समय में सब व्यक्तिगत रूप से जाते हैं लेने, व्यक्तिगत पर्सनली जाते हैं। वो सिस्टम नहीं है रेल वाला जो रोज वाला ढर्रा चलता है, रिक्वेशन भेज दो आ जाएगा, फलान हो जाएगा, ठिकान हो जाएगा, ठीक है ना, वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जो है सीधा एक बार का है। तो खैर कुल मिलाकर 51 घंटे में इन्होंने कर लिया, बहुत शानदार काम किया है, जो यूजुअली इसमें कम से कम 7 दिन लगते हैं। बहरहाल एक चीज़ और थी जिसको लेकर लोग बार बार कमेंट करते हैं, हमारे इसमें भी कमेंट कर रहे थे कि क्या इसमें कवच की वजह से नहीं हो, कवच से कुछ हो जाता है। हमने कहा कवच से इसका कोई लेना देना नहीं, वैसे प्रणाम रेलवे मिनिस्टर माई प्राउड, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा रेलवे का सेटअप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है सर। आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं कि डिपो होते हैं हर चीज़ के अलग अलग, है ना। अब इसको भी समझ लीजिए जरा, डिपो भी समझा देता हूँ। डिपो होते हैं हर चीज़ के अलग अलग। आपने सोचा स्टोर का एक डिपो होता है, ऐसा नहीं होता, हर एक का अलग अलग डिपो होता है। PWI या सॉरी पीवे, परमानेंट वे बोलते हैं इसको, जो रेलवे लाइन जिसको आप बोलते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट वे टेक्निकल भाषा में। तो पीवे का स्टोर अलग होता है। अब आप खुश हो गए, पीवे का स्टोर अलग होता है तो माल आ जाएगा, एक मिनट। सिग्नलिंग का स्टोर अलग होता है, सिग्नल जो है ना, तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का स्टोर अलग है, वहाँ भागो उधर से सामान लाओ। पीवे का स्टोर अलग है, रेल की लाइन परमानेंट वे से मिलेगी, वहाँ से लेकर आओ। हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। गिट्टी कहाँ होगी भगवान जाने, तो गिट्टी वहाँ से भर के ले आओ। तो सब जगह से अलग अलग भाग कर लाना। सबसे पहली बात रेस्क्यू, लोगों को बचाना। देखिए टाइम आउट कितना, 51 घंटे में से पहले माइनस कर दीजिए, 24 घंटे कहाँ चले गए रेस्क्यू में, लोगों को निकालना। अगले 24 घंटे किधर चले गए, सारे वो डेब्रीज को हटाना, स्लीपर को हटाना, इसको हटाना, उसको हटाना। बचे कितने, 48 में से 51 घंटे में तो चालू कर दिया। अब समझ में आया कितना फास्ट काम हुआ। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कितना फर्क होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बार बार जो लोग कह रहे थे, हमने भी अपने लाइफ पर क्लियर किया था, कवच नहीं, कवच का पापा ले आओ आप, कुछ भी ले आओ, कुछ काम नहीं करेगा जब रेल डीरेल हो गई और दूसरे ट्रैक पर गिर गई जाकर। हाँ अच्छा, अब एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। आपने बहुत सारी जगह रेलवे ट्रैक देखा होगा, और बहुत सारी जगह जब गाड़ी रुक जाती है तो आप लोग रेलवे ट्रैक पे से उतरते हैं, तो उतरते कई बार आपको दिखता है पहाड़ जितनी ऊंची है ट्रेन, इतना ऊपर, लगभग 1 मंजिल ऊपर होती है रेलवे की लाइन। बनाते हैं उसको ऊपर बनाते हैं, पानी ना भरे, ये ना भरे, वो ना भरे। और दो रेलवे लाइन के बीच में अक्सर आपको एक वैली टाइप मिलेगा, ये रेल लाइन भी ऊपर है, वो रेल लाइन भी ऊपर है, और बीच में एकदम खाई जैसी सी है। बारिश में अक्सर उसमें पानी वानी भर जाता है ना। उसके निकलने की व्यवस्था होती है नीचे से, ऐसा नहीं होती है, पाइप डाले जाते हैं ताकि रेगुलर मूवमेंट हो। तो वो जो सिस्टम जो दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है ताकि कल को ऐसी दुर्घटना हो तो दूसरी रेल लाइन पे जाके ट्रेन ना गिरे, इसका ध्यान रखते हो। लेकिन हर जगह नहीं कर सकते आप, कई जगह प्लेन्स होता है, लेकिन जहाँ होता है वहाँ उसका ये बेनिफिट मिल जाता है। तो कवच होता तो भी कुछ नहीं करता है। रीज़न क्या, ट्रेन आई, पलट गई, दूसरी लाइन पे चली गई, और वहाँ से दूसरी ट्रेन चली आ रही है, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता था। कवच भी इसमें कुछ नहीं कर पाता, मौका ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास, कुछ कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो कवच वाली बात ठीक नहीं है, और यही रेल मंत्री भी बता रहे हैं। किया जाएगा कवच का, इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। क्लियर है, यही बात हमने आपको बड़े क्लियरली अपनी लाइफ में बताया था। कवच कुछ नहीं कर सकता था, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता था। देयर वाज नो चांस कि कवच इसमें कुछ कर पाता, ठीक है। तो कवच वाली बात को हटा दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। कवच लगाओगा, ऐसा एक्सीडेंट दोबारा होगा, तभी भी ऐसी स्थिति बनेगी, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना, कोई वीडियो नहीं चल रही जिसको पॉज कर दिया और प्ले कर दिया। ट्रेन है सर, अपने हिसाब से चलती है और अपने हिसाब से रुकती है। सिस्टम बहुत जटिल है रेलवे का, इतना आसान नहीं तो कोई भी रेलवे बना के घुमाने लगता, ठीक है। तो जो आप बताया था वैसे रेल मंत्री बता रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।